एंशिएंट इजिप्ट के लोग जब ऑपरेशन करते थे, ऑपरेशन के दौरान अगर किसी मरीज की जान चली जाती या वो किसी को बचाने में नाकाम रहते तो उस डॉक्टर के हाथ काट दिए जाते थे। इसलिए अगर उन डॉक्टर्स को अपने हाथ सलामत चाहिए होते तो वो हर हाल में अपने मरीज को बचाते थे। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक हमारी जमीन पर कॉकरोच 300 मिलियन साल से मौजूद हैं। इसका ये मतलब है कि कॉकरोचों का वजूद डायनासोर के वजूद में आने से भी कई मिलियन साल पुराना है। न्यू मैक्सिको के एक छोटे से टाउन जिसका नाम टाउस है, बरसों से एक अजीब सा फिनोमेना देखने को मिल रहा है। दरअसल 1990 से अब तक टाउस के लोगों को हमेशा एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। इस आवाज को द हम साउंड ऑफ टाउस का नाम दिया गया है। ये एक लो फ्रीक्वेंसी साउंड है जिसे कुछ फीसद लोग ही सुन पाते हैं, मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साउंड इतनी डिस्टर्बिंग है कि बहुत से लोग इसे सुनकर पागल हो गए और कई लोग टाउन ही छोड़कर चले गए और फिर कहीं दूसरी जगह जाकर बस गए। रिसर्चर्स अभी तक ये पता लगाने में नाकाम रहे कि इतने बरसों से ये मिस्टीरियस साउंड कहां से आ रहा है। इस आवाज के बारे में बहुत से नजरियात पेश किए गए, मगर वाज़ेह तौर पर कोई वजाहत सामने नहीं आई। कुछ लोगों का कहना था कि ये आवाज फौजी सरगर्मियों की वजह से पैदा हो रही है। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि ये आवाज जमीन के कुदरती ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज और जमीनी गूंज की वजह से आती है। कुछ रिसर्चर्स ने इसे लोगों की मेडिकल हालत बताया है। इस हालत में लोगों के कानों में मुसलसल रिंगिंग या बजिंग साउंड सुनाई देती है। हालांकि इसमें से किसी नजरिए को भी अभी तक साबित नहीं किया जा सका। निकोला टेस्ला, जो कि एक बहुत बड़े मौजिद और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, उनका नंबरों के साथ खास तौर पर 369 यानी 369 के साथ कुछ खास कनेक्शन था। टेस्ला को ये नंबर बहुत खास और जादुई लगते थे। उनका कहना था कि ये नंबर कायनात के खुफिया कोड्स को अनलॉक करने में मददगार साबित हो सकते हैं। टेस्ला के मुताबिक 3, 6 और 9 कायनात की बुनियादी पैटर्न या कानून की नुमाइंदगी करते हैं। उनका कहना था कि ये नंबर कुदरत के बुनियादी चक्करों और वाइब्रेशन से जुड़े हैं। अगर आप इन नंबरों का राज समझ जाएं तो आप कायनात के सीक्रेट्स को भी समझ सकते हैं। 5 दिसंबर 1992 के दिन लंदन के शहर में पूरी तरह से धुंध छा गई। सर्दियों का मौसम था, इसलिए लोगों ने इसे सर्दियों की आम धुंध ही समझा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, लोग इसकी संगीनी को समझ रहे थे, क्योंकि लोगों को सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी। ये इंतहाई जहरीला स्मोक था जो कि पूरे शहर में फैल चुका था। इस स्मोक की वजह से हर तरफ अफरा तफरी का आलम मच गया। स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्रियल एरियाज, हर चीज बंद हो गई। लंदन के हॉस्पिटल्स लोगों से खचाखच भर चुके थे। लंदन का मेडिकल सिस्टम फेल हो गया, क्योंकि लंदन ने इससे पहले कभी ऐसी इमरजेंसी का सामना नहीं किया था। इस स्मोक ने तकरीबन 4000 लोगों की जान ले ली और फिर ये तादाद बढ़ते बढ़ते 9 दिसंबर तक 12000 के करीब पहुंच गई। जब वहां की हुकूमत ने इस स्मोक के बारे में तहकीकात की तो बहुत सी वजूहात सामने आईं। लोग सर्दियों में अपने घरों को गर्म करने के लिए कोयले का इस्तेमाल कर रहे थे। साथ ही पावर स्टेशंस और फैक्ट्रीज में भी काफी ज्यादा लोग काफी तादाद में कोयला इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए ठंडे मौसम और टेम्परेचर की वजह से आलूदगी का जाल बुनता रहा और आखिर में इसने इस तरह के स्मोक की शक्ल इख्तियार कर ली। इस वाक़े को द ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन के नाम से जाना जाता है। 1997 में स्टेट ऑफ मलाका, जो कि सुमात्रा और मलेशिया के दरमियान में वाक़ है, वहां से बहुत से समुद्री जहाज गुजर रहे थे। इन जहाजों को एक इमरजेंसी SOS पैगाम मौसूल होता है। वो मैसेज ये था: ऑल ऑफिसर्स इंक्लूडिंग कैप्टन आर डेड, लाइंग इन द चैट रूम एंड ब्रिज, पॉसिबली होल क्रू इज डेड। कुछ वक्त के बाद इस जहाज से एक और पैगाम आता है और वो पैगाम आई डाई था। ये पैगाम ऑरिंग मैडन SS से आ रहे थे। इसके बाद ऑरिंग मैडन SS से करीब तरीन जहाज सिल्वर स्टार शिप सबसे पहले जब इस जहाज के पास पहुंचता है, और जब सिल्वर स्टार शिप के अमले के अरकान इस जहाज के अंदर गए तो इस जहाज में तमाम अफराद मुर्दा हालत में पड़े थे, यहां तक कि उनके कैप्टन की भी मौत हो चुकी थी। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि इन लोगों की आंखें और मुंह खुले हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मरने से पहले वो बहुत ज्यादा खौफजदा थे। उनके जिस्म पर कहीं भी जख्म का कोई निशान मौजूद नहीं था और ना ही जहाज पर कहीं आसपास खून के निशानात मिले। ये सब देखकर सिल्वर स्टार शिप का अमला अपने जहाज में दोबारा वापस आ गया और ऑरिंग मैडन SS को अपने शिप के साथ बांधकर किनारे तक ले जाने का मंसूबा बनाया। तभी अचानक ऑरिंग मैडन SS में एक जोरदार धमाका होता है और सारा जहाज समुंदर की गहराइयों में कहीं डूब जाता है। लोग इस वाक़े को पैरानॉर्मल एक्टिविटी से मुंसलिक करके देखने लगे। इसे आज भी द गोस्ट शिप ऑफ 1947 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मासाबुमी होसोनो नाम का ये आदमी टाइटैनिक में वाहिद जापानीज था। टाइटैनिक जहाज डूबा तो इस आदमी को बचा लिया गया। जब वो वापस अपने घर जापान में आया तो उन्हें सोशल मीडिया और पब्लिक अथॉरिटीज के जरिए एक कायर की तरह पेश किया गया। उन पर इल्जामात लगाए गए कि वो वतन के नाम पर एक दाग हैं
वो अपने वतन के लिए जिल्लत का सामान है। उन्होंने अपने वतन की इज्जत को मिट्टी में रौंद के रख दिया है। लोगों का कहना था कि मासाबूमी को लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देनी चाहिए थी। इसका नाम जॉनेस सैल्क है और ये एक मेडिकल रिसर्चर है। 1955 में उन्होंने पहली कामयाब पोलियो वैक्सीन बनाई थी। उन्होंने ये फैसला किया था कि ये अपनी पोलियो वैक्सीनेशन को रजिस्टर नहीं कराएंगे ताकि ये उन लाखों लोगों के लिए अफोर्डेबल बन सकें जो इस वैक्सीन को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। एक अंदाजे के मुताबिक जॉनेस को अपने इस फैसले से 7 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। एडवर्ड मोरो के साथ लिए गए एक इंटरव्यू में जॉनेस सैल्क ने कहा था, पेटेंट जैसा कुछ नहीं होता। क्या आप सूरज को पेटेंट करवा सकते हैं? जोसेफ रॉटब्लैट, जो कि एक पॉलिश फिजिसिस्ट थे, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रॉटब्लैट ने एटॉमिक बम बनाने में मदद की थी। बाद में उन्हें अमन का नोबेल प्राइज दिया गया था। दरअसल जब दूसरी जंग अजीम चल रही थी उस वक्त ये आदमी ट्यूब एल्वस और मैनहट्टन प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था। ये दोनों ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनके जरिए न्यूक्लियर वेपन बनाए जाते थे और बाद में इन्हें डेवलप किया जाता था। रॉटब्लैट ने इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर काम किया था। बाद में उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करने के लिए एक कैंपेन चलाई। इसके तहत उनको अमन के नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। दोस्तों, ये 1770 की बात है। ऑस्ट्रेलिया की मलिका मैरिया टेरेसा के दरबार में एक वजीर था जिसका नाम वुल्फगैंग वॉन कैम्पलिंग्स था। इस आदमी ने 1770 में एक रोबोट बनाया था। यह रोबोट शतरंज खेल सकता था। इस रोबोट का नाम द टर्क था। मगर आज से 250 साल पहले इस आदमी ने रोबोट कैसे बनाया, ये बात आपके होश उड़ा देगी। उस आदमी का यह दावा था कि उस रोबोट को कोई भी शतरंज में हरा नहीं सकता, और ये बात किसी हद तक सच भी थी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े शतरंज चैंपियन उसके साथ शतरंज खेल चुके थे, मगर कोई उस रोबोट को हरा नहीं पाया। इस रोबोट के आगे एक कैबिनेट बना हुआ था और उसके ऊपर शतरंज बनी हुई थी। उस दौर में यह रोबोट इस कदर मशहूर था कि लोग टिकट हासिल करने के लिए कतारों में खड़े होते थे। लोग इस बात से हैरान थे कि आखिरकार इस रोबोट में ऐसी क्या चीज है कि यह खुद ब खुद शतरंज खेलता है और इसे कोई हरा नहीं सकता। यह रोबोट इस कदर मशहूर हो चुका था कि राजा महाराजा इसके साथ शतरंज खेलने के लिए इसे अपने महल में बुलवाते थे। जब गेम शुरू होती थी तो वॉन कैम्पलिंग्स सबसे पहले इस कैबिनेट को खोलकर लोगों को दिखाता था कि इसके अंदर कोई आदमी नहीं बल्कि यह शतरंज रोबोट खुद ब खुद खेलेगा। नेपोलियन ने भी 1809 में इस रोबोट को अपने महल में बुलाया और इसके साथ शतरंज खेली, मगर बदकिस्मती से नेपोलियन भी ये मैच हार गया था। इस रोबोट में एक सच्चाई छुपी थी जो तकरीबन 65 साल बाद दुनिया के सामने आई कि ये रोबोट था ही नहीं बल्कि इस कैबिनेट के अंदर एक आदमी बैठता था और शतरंज वही खेलता था। ये रोबोट इंसानी नजर का धोखा था। हैरानी की बात यह है कि नेपोलियन जैसा चालाक आदमी भी इस धोखे में आ गया। वैसे तो इस कैबिनेट में शतरंज के बहुत बड़े बड़े चैंपियन बैठकर शतरंज खेला करते थे, मगर सबसे ज्यादा विलियम एस्बर्ग नाम का आदमी इसमें बैठकर शतरंज खेलता था। इस रोबोट के बानी वोल्फगैंग वॉन कैम्पलिंग्स की 1804 में मौत वाक़ई हो गई। इस रोबोट को बाद में अमेरिका के एक म्यूजियम में रख दिया गया था, लेकिन 5 जुलाई 1854 को इस म्यूजियम में अचानक आग भड़क उठी और ये रोबोट इसमें जलकर खाकिस्तर हो गया। बाद में इस रोबोट जैसा एक और रोबोट बनाया गया और इसे म्यूजियम में रखा गया।